शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग सा पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बचपन में हिंदी व्याकरण की किताब में इसके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो रूल पढ़े होते हैं वो भूल जाते हैं। तो आज हम र के अनेक रूपों के बारे में पढ़ेंगे। कहीं पर र हम किसी प्रकार से लिखते हैं, कहीं पर र हम किसी प्रकार से लिखते हैं। आइए अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं। र व्यंजन का सामान्य रूप हम सभी को पता है। सामान्य रूप में हम उसको वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे व्यंजन में लिखा हुआ होता है। जैसे शब्द आप देख सकते हैं, राजा, राजा में र का प्रयोग किया है। रश्मि, रीति, इन सभी शब्दों में हमने सामान्य रूप का प्रयोग किया है। र के दूसरे रूप को हम रेफ कहते हैं। जब र में से हम स्वर को हटा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हर एक व्यंजन में स्वर मिश्रित होता है। र के सामान्य रूप को बनाने के लिए हम र व्यंजन और उसमें अ स्वर मिश्रित करते हैं। र और अ को मिलाने के बाद ही र का सामान्य रूप बनता है। लेकिन जैसे ही हम र के सामान्य रूप से अ को हटा देते हैं, अ स्वर को हटा देते हैं, तो जो हमारा व्यंजन बचता है, आधा र बचता है, उसी को हम रेफ कहते हैं। यानी स्वर रहित र को ही हम रेफ कहते हैं और इसे अपने अगले वर्ण पर लगाया जाता है। और बोलने के लिए इसे हम उस वर्ण पर जिस पर इसको लगाते हैं उससे पहले बोलते हैं। बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जब वो छोटे होते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो उनको लगता है कि जो र है, ऊपर वाला जो रेफ वाला र है, वो बाद में हम वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। धर्म, धर्म में आप देखिए, बोलते समय रेफ वाले र को हम पहले बोलते हैं। ध र म, तो र को हमने पहले बोला, लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो जैसा हम बोलते हैं उसी हिसाब से उसका वर्ण विच्छेद भी होता है। वर्ण विच्छेद करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हम शब्द को बोलते हैं वैसे ही जो शब्द पहले आएगा उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। धर्म यानी कि ध हलंत, धन, उसके बाद र, उसको पहले बोल भी रहे हैं और साथ में वर्ण विच्छेद करते हुए र पहले आएगा। उसके बाद म और फिर अ, यानी कि हर एक व्यंजन में अ मिश्रित होता है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूरा बनता है। कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कर्म, पर्वत, दर्पण। इनका वर्ण विच्छेद भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने धर्म का वर्ण विच्छेद किया है। आइए एक और शब्द का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं ताकि रेफ वाले रे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत को जैसे बोलेंगे वैसे ही वर्ण विच्छेद में उसका क्रम रखेंगे। प र व त, पर्वत, यानी कि प अ र, प के बाद र बोला जाएगा। वैसे वो व के ऊपर है, लेकिन र पहले बोला जाएगा। फिर र आएगा और र में अ नहीं होता। स्वर रहित र को ही हम रेफ कहते हैं। उसके बाद व का वर्ण विच्छेद करेंगे, व और अ, और फिर त का वर्ण विच्छेद करेंगे, त और अ। जब हम वर्ण विच्छेद समझ जाते हैं तो र का जो रूप है वो भी हमें समझ आने लगता है कि ये र हमारा बिना स्वर के होता है और आधा होता है, जिसको बोलने में हमें कम समय लगाना पड़ता है। जो र का मूल रूप होता है उसमें स्वर मिश्रित होता है, अमिश्रित होता है। र के सामान्य रूप के बाद, रेफ रूप के बाद तीसरा रूप होता है पदेन र। पदेन यानी पद में लगना, पद यानी पैर। जब कोई स्वर रहित वर्ण होता है और वहाँ पर उसके बाद हमें र का प्रयोग करना होता है, तो वहाँ पर उस र को हम पद में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं। इसी कारण से तीसरे रूप को पदेन कहते हैं। र के पदेन रूप में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। उदाहरण के लिए क्रम शब्द को आप देखिए, यहाँ पर क हमें पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पद में यानी पैर में नीचे हमने र का प्रयोग किया है। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क पूरा लिखा है तो क हमारा स्वर मिश्रित है और र हमारा यहाँ पर आधा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको लिखने में क बड़ा दिखाई दे रहा है, स्वर मिश्रित दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो र है वो वास्तव में पूरा है, स्वर के साथ है, लेकिन क हमारा यहाँ पर आधा है, यानी कि स्वर से रहित है। वर्ण विच्छेद में क हलंत के साथ आएगा, यानी क हमारा आधा है, इसमें स्वर अमिश्रित नहीं है। लेकिन र जो हमें आधा दिखाई दे रहा था, स्वर रहित दिखाई दे रहा था, वो हमारा वास्तव में पूरा र है, र में अमिश्रित है। साथ में म और अ।
तो इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जब भी र के रूप के बारे में हम जानेंगे तो वर्ण विच्छेद की सहायता से हमें आसानी से समझ आ जाता है कि र का कौन सा रूप है। जहाँ पर र आधा होता है उसको हम रेफ बोलते हैं, जहाँ पर र पूरा होता है और किसी आधे व्यंजन के बाद प्रयोग किया जाता है वो हमारा पदेन र होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है व्रत। व्रत में भी हमारा र पदेन र है, जिसको आधे व के साथ हमने लगाया है। व हमारा स्वर रहित है, लेकिन जो र है वो पूरा र है जिसमें अ मिश्रित है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो और समझ में आएगा हमें। व में स्वर नहीं है, यानी आधा व है। लिखने में व हमें पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन र नीचे लगा है, हमें आधा दिखाई देता है, लेकिन ये हमारा पूर्ण र है। र में अ मिश्रित है और साथ में त और अ। तो इस प्रकार से जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारे जो डाउट होते हैं पदेन के और रेफ के वो दूर हो जाते हैं। र का अगला रूप भी पदेन है, लेकिन जो पदेन रूप अभी हमने देखा है वो उससे थोड़ा अलग है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम पदेन के रूप में जो अभी हमने पदेन रूप देखा है उस तरह से र का प्रयोग नहीं करते। जैसे ट, ड, इस तरह के जो हमारे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसमें पदेन के रूप में जब र का प्रयोग करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार से लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में ट्रेन शब्द को देखते हैं। ट्रेन शब्द वैसे तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों को हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है। इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर ट हमारा पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन र हमारा नीचे पदेन है, तो यहाँ पर ट हमारा आधा है, स्वर रहित है, और र हमारा स्वर के साथ है। र के साथ हमने ए स्वर का प्रयोग किया है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। ट हमारा स्वर रहित रहेगा, र हमारा ए के साथ रहेगा, न और अ, यानी र में हमारा स्वर मिश्रित है ए, और ट हमारा बिना स्वर के है। इसलिए र का जो पदेन रूप होता है वो किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जाए वो पूर्ण होता है, स्वर के साथ होता है। लेकिन जो रेफ वाला र का रूप होता है वो स्वर रहित होता है। तो ये बात हम तभी समझ सकते हैं जब हम उनका वर्ण विच्छेद करना सीख जाते हैं। जैसे ही हमने ट्रेन शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो ट जो पूरा दिखाई दे रहा था वो वास्तव में पूरा नहीं है, वो स्वर रहित है। सिर्फ ट आएगा हलंत के साथ, लेकिन जो र है उसमें एक ही मात्रा है, तो र और धन ए, न और अ। तो इस प्रकार से पदेन जितने भी रूप होते हैं उनको लिखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ट और ड के साथ जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए उसको अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पदेन रूप है उसमें हमारा र पूरा ही रहेगा, स्वर के साथ ही रहेगा। स और श के साथ जब र का प्रयोग करते हैं तो भी हम उसको विशेष प्रकार से लिखते हैं। जब हम स के साथ र का प्रयोग करते हैं तो उदाहरण आप देख सकते हैं श्रोत, यानी कि स के नीचे पदेन र हम लगाते हैं, तो ये पदेन र भी पूरा र होता है, स्वर के साथ होता है। श्रोत का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखिए किस तरह से हमें पता लगता है कि स लिखने में तो पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्वर रहित है, और नीचे जो पदेन र लगाया है वो हमारा पूरा र है। र में हमने ओ स्वर की मात्रा का प्रयोग किया है, तो र ओ यानी कि रो, श्रोत, इस तरह से हम श्रोत का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम श में र का प्रयोग करते हैं तो वो श्र बन जाता है, संयुक्त व्यंजन श्र बन जाता है। उदाहरण के लिए श्रीमान। श्रीमान शब्द का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर श और श हमारा स्वर रहित है, साथ में जो र का प्रयोग किया गया है वो हमारा स्वर के साथ है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो र में कौन सा स्वर मिश्रित है? बड़ी ई, साथ में म, आ की मात्रा, न और अ। तो इस प्रकार से श में जब हम पदेन र लगाते हैं तो उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। जहाँ पर भी पदेन र का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर उसमें स्वर मिश्रित होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, श्रृंगार, जो बार बार परीक्षाओं में शुद्ध वर्तनी के लिए दिया जाता है और हमें लगता है कि ये श्रृंगार शब्द शुद्ध है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर श में र और र के अंदर री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो श्रृंगार होता है उसमें र नहीं होता है, उसमें श के साथ री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए श्रृंगार का शुद्ध रूप भी देख लेते हैं, उसमें र नहीं होता है। यहाँ ऊपर वाला श्रृंगार शब्द गलत है, नीचे वाला श्रृंगार शब्द शुद्ध है। इसमें श में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं मैक्सिमम टाइम इस शब्द को पूछा जाता है, इसलिए अब हमें इस शब्द में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से हमने र के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। र का पूर्ण रूप कैसा होता है, र का रेफ रूप कैसा होता है और पदेन रूप कैसा होता है। साथ ही र में जब हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसको भी विशेष प्रकार से हम लिखते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, र में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रुपया हमने कैसे लिखा है, और साथ में र में जब हम बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो रूप हमने कैसे लिखा है। क्योंकि कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो र में छोटे ऊ की मात्रा और र में बड़े ऊ की मात्रा दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दो शब्दों को देखते हैं, गुरु और गुरुजी। जैसे ही हमने गुरु में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, हमारा शब्द शुद्ध बन जाता है गुरु। कई लोग गुरु को बड़े ऊ की मात्रा के साथ भी लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। गुरुजी यहाँ पर हमने छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग कर दिया है और गुरुजी शब्द हमारा गलत हो गया है, क्योंकि गुरुजी में भी छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी र के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है। जरा सी गलती करने पर हमारा शब्द अशुद्ध बन जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि र के अनेक रूप होते हैं, उसको किस प्रकार से हम छोटे और बड़े र में विभाजित कर सकते हैं। और साथ में हमने जाना कि वर्ण विच्छेद करते समय जो रेफ वाला र होता है, पदेन र होता है, उसको किस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। आशा है र के विभिन्न रूप आपको पसंद आए होंगे। आगे से आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा। साथ में आप अपना होमवर्क भी देख सकते हैं। हमने कुछ शब्दों को रखा है और यहाँ पर अनेक प्रकार के र का प्रयोग किया है। इन सभी शब्दों का आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है रेफ वाला र और पदेन र, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।